Okay, so we have this reading session for designing data intensive applications, and basically the context is कि आप लोगों ने रीडिंग सेशंस ऑलरेडी ज्वाइन किए होंगे, कुछ ने नहीं ज्वाइन किए। ठीक है, मतलब डिफरेंट पैटर्न्स चल रहे हैं उसमें। जिशान भाई करवा रहे हैं, अब्दुल मोइस करवा रहा है, अब्दुल्ला लोग करवा रहे हैं। ठीक है। So, what I had in my mind while I was preparing for this is two type of reading session it can be। ठीक है। एक तरीकाकार ये है कि मैं मतलब बिल्कुल पढ़ के ना आऊं और हम लोग इकट्ठे पढ़ें। सो यू कैन एक्चुअली सी कि भाई हाउ आई रीड। ठीक है। और मतलब किस तरह से मैं चीज़ों को सर्च करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, और उसके बाद आई मेक सेंस ऑफ थिंग्स। ठीक है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि मैंने जो पूरे वीक में पढ़ा है, ठीक है, उसका मैं आपको हाई लेवल ओवरव्यू दे दूँ। ठीक है। तो फॉर आई विल टेस्ट बोथ। ठीक है, एंड विल सी कि भाई कौन सा ज़्यादा बेहतर चलता है। बट फॉर टुडे वी विल बी गोइंग विद द सेकंड वन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस बुक के 3 चैप्टर पढ़ लिए हुए हैं और मेरे पास उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं और मैंने सारी चीज़ें की हुई हैं। सो आई विल बी बेसिकली गोइंग थ्रू अगेन रिवाइजिंग व्हाट आई हैव रेड। एंड उसके साथ साथ जब मैं खुद भी पढ़ रहा था तो आई वॉज बेसिकली मेकिंग नोट्स फॉर माई सेल्फ एज वेल। ठीक है। तो उसमें आई हैड दिस इन माई माइंड के जब मैंने इसको रीडिंग सेशन में बताना है तो आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट वाज गोइंग इन माय हेड एट दैट टाइम। ठीक है। तो आई विल शेयर दैट नोट्स एज वेल। ठीक है। अब ये बुक का थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट शेयर कर दूं। बेसिकली दिस इज book to give you idea for designing data intensive application। ये वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक है। ठीक है। और इसमें ये होता है कि बेसिकली आपके पास वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक है टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरह से जो आपने डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस हैं उनको बिल्ड करना होता है। ठीक है। डेटा इंटेंसिव से मुराद क्या है? वही स्केलेबल एप्लीकेशंस जो कि रिलायबल भी हों, स्केलेबल भी हों और मेंटेनेबल भी हों। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को वन बाय वन बेसिकली हम डिकोड करेंगे कि इनका मतलब क्या है और इससे मुराद क्या है। लेकिन आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग और इंजीनियरिंग जर्नी और समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपको आइडिया होगा कि बेसिकली नई इंट्यूशन बिल्ड होगी। ठीक है। डे टू डे में हम लोग क्रड बिल्ड करते रहते हैं, छोटी मोटी एप्लीकेशंस बनाते रहते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसी एप्लीकेशंस बिल्ड करना जो कि रिलायबल हैं भी हों, स्केलेबल भी हों और मेंटेनेबल भी हों, उनके लिए क्या माइंडसेट चाहिए? ठीक है। सो दिस बुक इज मोर लाइक ऑफ एन एक्सपोजर एंड अ माइंडसेट बिल्डिंग द इंस्टीट्यूशन टू अप्रोच डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई गॉट एंड इट इज लाइक गेटिंग इनटू द नेक्स्ट लेवल, लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ डेप्थ इनटू द इंजीनियरिंग, जिसमें आपको पता चले कि यार क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है, करंट से आगे जहाँ और भी है। ठीक है जी। तो इसको हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। इसकी कोर्स आउटलाइन अगर आप देखेंगे, टेबल कंटेंट आप इसका देखेंगे, तो इसमें पहला जो चैप्टर है ना वो वही है कि भाई रिलायबल स्केलेबल मेंटेनेबल एप्लीकेशन से मुराद क्या है। ठीक है। तो पहले तो वो आपको यही समझाएगा। उसके बाद फिर वो आगे थोड़ा सा डीप में, क्योंकि डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस की बात हो रही है, तो वो पहले एक्चुअल में डाटा और डाटा मॉडल्स की बात करेगा। ठीक है। और डिफरेंट क्यूरी लैंग्वेजेस की बात करेगा चैप्टर 2 में ये। चैप्टर 3 में जो है वो स्टोरेज और रिट्रीवल की बात है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है दैट विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम कि भी आपका डाटा स्टोर कहाँ पर है। ठीक है। और आप इसको इस तरह से समझें कि भाई आपकी एप्लीकेशन के 3 पार्ट है ना, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है और एक डेटाबेस है। ठीक है। अब अगर आपने कोई डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे, उसको रिलायबल, मेंटेनेबल और स्केलेबल बनाने के लिए जो बेस पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगी वो स्टोरेज होगी और उसकी रिट्रीवल होगी कि भाई वो कैसे वर्क करती है और किस तरह से जो है वो आपने चूज करना है।
अब ये वाली चीज़ है, मैं ये दो तीन दफ़ा कुछ लोगों को एग्जांपल दे चुका हूँ, यहाँ पे आप लोगों को भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन है बहुत पॉपुलर विद इन इंटरव्यूज विच इज के नो एसक्यूएल और एसक्यूएल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। या फिर उससे एक लेवल नेक्स्ट होगा कि भाई आपने एक मतलब कोई सिनेरियो देके कि इस केस में आप कौन सा डेटाबेस चूज करेंगे, नो एसक्यूएल या एसक्यूएल। आप में से किसी ने ये क्वेश्चन इंटरव्यू में किया है अटेम्प्ट? आई मीन किया से मुराद है कि उसको पूछा गया हो। थम्स अप थम्स डाउन कर दें चैट में, ताकि ज़रा, या माइक ओपन करके बोल दें ताकि ज़रा मुझे पता चलता रहे कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा सिर्फ। ये हम लोग इकट्ठे पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें होता ये है कि मतलब मैं जो अभी रिसेंटली दो तीन लोगों को बता रहा था कि इसको पढ़ने के बाद मुझे ये एक चीज़ मतलब रियलाइज़ हुई है कि वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसकी बेस पे मतलब अगर वो उन चंद क्वेश्चंस में से है कि अगर किसी से पूछा जाए ना, तो उसका जवाब आपका एक्सपीरियंस बता देगा। ठीक है कि लाइक नो एसक्यूएल और एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है, अगर आप एक साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे से पूछेंगे या 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे से पूछेंगे, ठीक है, उसका आंसर उसका एक्सपीरियंस बता देगा। ठीक है, तो ये एक इस चैप्टर को पढ़ के मुझे रियलाइजेशन हुई है कि मतलब एक्चुअल में डेप्थ में जब आप जाते हैं तो आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आने लग जाती हैं। ठीक है। तो अभी तक ये तीन चैप्टर मैंने पढ़े हैं, आगे उनमें डिफरेंट है, फिर वो मतलब दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। ठीक है, और उसके बाद फिर डिराइव्ड डाटा है, ये थर्ड पार्ट है। तो अभी हम पहले 2 से 3 पार्ट्स को मतलब पहले 2 चैप्टर्स का टारगेट है आज का, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और लेट्स सी के व्हाट्स इन इट फॉर अस। ठीक है, अब ये पार्ट 1 में उसने वही वो थोड़ी सी चीज़ बता दी हुई है कि भाई फाउंडेशन ऑफ डाटा सिस्टम बताएगा। ठीक है। Introduces the terminology approach that we are going to use throughout this book. It examines what actually means by reliability, scalability and maintainability. ठीक है। अब इसमें जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके लिए बिल्कुल भी मतलब आप इस तरह से देखें कि आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, ये बिल्कुल स्क्रैच से आपको लेके चलेगा। ठीक है, और आपको ना ज़रा एक्सपोजर मिल जाएगा कि एक्चुअल में ज़रा वही करंट के आगे के जहाँ हमें हो क्या रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किन चीज़ों के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ये तीन चीज़ें हैं क्या। ठीक है। पहले चैप्टर में वही चीज़ें बताएगा, उसके बाद फिर ये मैंने आपको बताया डाटा मॉडल्स है, क्यूरी लैंग्वेजेस है। थर्ड पे इंटरनल स्टोरेजेस हैं जो मैंने आपको उसके रीज़न बता दिए। और फोर्थ पे जो है वो डाटा इनकोडिंग है, serialization एंड स्पेशली एग्जामिनिंग हाउ दे फेयर इन एनवायरनमेंट वेयर एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट चेंज। ठीक है, अच्छा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बट इट विल बी माई नेक्स्ट वीक्स थिंग। अच्छा जी। तो अब इसके साथ साथ जो है वो मैं अपने नोट्स भी ओपन कर लूँ ताकि ज़रा ये भी पता चल जाए कि क्या चल रहा है। वेट अ सेकेंड। ठीक है। इसमें मैं वो भी कर देता हूँ। अच्छा। मेरे नोट्स शेयर हो रहे हैं ना स्क्रीन पर? इज इट विजिबल? बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मेरी मैं दूसरी एक्सटेंडेड स्क्रीन है जो कि बड़ी है, अभी मैंने उसको जूम इन किया है, मुझे बताइएगा। इज इट विजिबल, यस नो? ठीक है। अच्छा, तो ये आप नोट्स देखेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि भाई मैंने ऑलरेडी इनको पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो मतलब मेरे जहन में ये चीज़ें चल रही थी उनको मैंने नोट किया है। ठीक है, चैप्टर 2 ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, चैप्टर 1 में बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन बेसिक इन सेंस के भाई फंडामेंटल्स बिल्ड करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे वो चीज़ जो है ना वो बिल्ड कर देगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि भाई चैप्टर 1 में क्या चल रहा है। अच्छा,
The internet was done so well that most think of it as a natural resource like the Pacific Ocean rather than something that was man-made. When was the last time technology with a scale like this was so far ahead? ठीक है, अब ये हमेशा इस तरह की कोटेशन से ज़रा शुरू करता है ताकि ज़रा थोड़ा सा आपको आइडिया मिले कि भाई इतनी परफेक्शन के साथ चीज़ें की गई हैं कि आपको इससे पहले जो है ना वो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, 2012 की कोट है। बाय द वे दिस बुक वाज रिटन टू 2013 और 12 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसमें ये वाले पेज में ना ये वाले पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है कि भाई डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशन इज टिपिकली बिल्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट प्रोवाइड कॉमनली नीडेड फंक्शनलिटी, फॉर एग्जांपल स्टोर डाटा, रिमेंबर द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन टू स्पीड अप, ठीक है, अलाउ यूजर्स टू सर्च डाटा बाय कीवर्ड और फिल्टर, send message to another process, handle asynchronously, periodically crunch a large amount of accumulated data। ठीक है, अब उसके सामने उसने उसकी टर्म्स भी बता दी हैं कि इनसे क्या मुराद है। ठीक है, स्टोर डाटा ऑब्वियसली डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव ऑपरेशंस को, ठीक है, रिमेंबर लाइक आफ्टर रिमेंबरिंग द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंसिव ऑपरेशन टू स्पीड अप द रिजल्ट्स, ये कैशेज है। ठीक है, ये विद इन डेटाबेस भी होंगी या फिर आपके यहाँ खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सर्च डाटा, इसमें सर्च इंडेक्सेस हैं जो कि डेटाबेस इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, ताकि सर्च को फास्ट किया जा सके। सेंड अ मैसेज टू अनदर प्रोसेस, ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। ठीक है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग जो है ना ये इटसेल्फ एक कंप्लीट टॉपिक है इसी बुक में आगे। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इनका डिटेल में नहीं पता और मैंने इन पे ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की क्योंकि मैंने कहा कि आगे जाके इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बुक को पढ़ते हुए ना ये यहाँ पर हम इस बुक को भी पढ़ रहे होंगे और जनरली मैं अपना अप्रोच भी शेयर कर दूंगा कि बुक को पढ़ते हुए मैं किस तरह से देखता हूँ। ठीक है, दो वेज हैं किताब को पढ़ने के। ठीक है, एक ये है कि आप मतलब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़ आती है आप फुल टाइम उसकी गहराई में जाएं। ठीक है, और दूसरा तरीकाकार इसमें ये है कि वही आप एक दफ़ा कवर टू कवर उसको कंप्लीट करें। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसका आपको बिल्कुल ही नहीं पता, आप उसको एक दफ़ा सिर्फ सर्च कर लें चेक करने के लिए कि ये है क्या, लेकिन उसकी डिटेल में ना जाएं। ठीक है, सो करंटली आई एम गोइंग थ्रू दिस वन कि भाई आई जस्ट सर्च एंड सी कि भाई क्या चल रहा है, अनलेस कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग जाए। ठीक है, तो एल्स वाइज व्हाट आई डू कि मैं उसको जो है ना मेन फोकस ये है कि ब्रेथ पे कवर कर लिया जाए एक दफ़ा ताकि पता चल जाए कि यार इसमें ओवरऑल हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग इटसेल्फ एक टर्म है और इनमें मतलब हम आगे आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। बट ये आपको पता चल जाएगा और ये वो बेसिकली फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है कि डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए ना आपको ये मेन ब्लॉक्स चाहिए होंगे। ठीक है, और ये तो फॉर श्योर चाहिए होंगे। ठीक है, अब हम इसमें बात ये कर रहे हैं कि इट साउंड्स पेनफुली ऑब्वियस दैट जस्ट बिकॉज द डाटा सिस्टम्स आर सच सक्सेसफुल एब्स्ट्रैक्शन वी यूज देम ऑल द टाइम विदाउट थिंकिंग टू मच व्हेन बिल्डिंग एन एप्लीकेशन मोर engineers wouldn't dream of writing a new data storage from scratch because databases are perfectly good tool for that job। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये एब्स्ट्रैक्शन की बात करेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन जो है ना इटसेल्फ बड़ी मज़े की चीज़ है। अब ये आगे वाले पेज पे भी इसको एक्सप्लेन करेगा कि उसमें ये बात कर रहा है कि अभी के जो डाटा सिस्टम्स है ना वो इतने बेहतरीन मतलब तरीके से बने हुए हैं कि हम लोग मोस्टली जब डाटाबेसेस यूज़ करते हैं तो हम कभी ये सोचते भी नहीं है कि भाई नया डाटाबेस भी बनाना पड़ सकता है। इट सिंपली लाइक, अब अगर इसमें सिंपली एग्जांपल दूं तो जैसे हम एनपीएम के पैकेजेस यूज़ करते हैं तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट कर दी हुई हैं और हम कभी सोचते भी नहीं है कि यार वो पैकेज जो है ना वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए बड़ी मज़े की लर्निंग थी, मतलब जब शुरू में पैकेजेस देखते थे ना तो हम समझते थे कि भाई यार पता नहीं क्या ही बला चीज़ है। ठीक है, फिर हमने एक माइक्रो सर्विसेज का कोर्स किया, उसके अंदर जो है ना उसने पैकेज बनवाया और तला भाई ने उसकी रिपोर्ट, तला भाई ने मेरे से पहले बना दिया तो उसकी रिपोर्ट ऐसे आके दी कि पता नहीं क्या ही कर दिया। और फिर इवेंचुअली जब खुद पैकेज बनाया ना तो पता चला कि कुछ भी नहीं है, फंक्शंस ही हैं सिर्फ, बना के एक्सपोर्ट कर दिए हुए हैं, कोई और बंदा यूज कर लेता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन है। अब वो देखने में आपको बहुत मुश्किल लग रही होती हैं चीज़ें, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर देती है कि हम कभी सोचते भी नहीं है कि उनको जो है ना वो चेंज कर लें। ठीक है, तो अब ये उसमें बता रहे हैं कि रियलिटी इज़ नॉट दैट सिंपल। ठीक है, देर आर मैनी डिफरेंट, अब ये डेटाबेसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि बहुत सारी डेटाबेसेस हैं जिनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट हैं, वेरियस अप्रोचेस हैं, कैशिंग है, सेवरल वेज ऑफ बिल्डिंग है, इंडेक्सेस हैं। ठीक है,
When building an application, we still need to figure out which tool and which approaches are the most appropriate for the task and hand. And it can be hard to combine tools when you need to do something with a single tool cannot be alone. ठीक है, अब ये उसमें वही बात कर रहा है कि भाई सिंपल वैसे आपको देखने में रियलिटी में इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि हमेशा जो आपका डेटाबेसेस की चॉइस होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है यूज़ केस पे। ठीक है, और हर एक डेटाबेस की कोई ना कोई यूएसपी है। ठीक है, उसकी बेस पे जो है ना वो बन रहा होता है। तो आपको हमेशा जब भी आप चूज कर रहे होते हैं ना, तो ट्रेड ऑफ होते हैं, कुछ लेके कुछ देना होता है। ठीक है, तो वो यही वो बात कर रहा है कि भाई मतलब वेरियस अप्रोचेस इंडेक्सिंग की, कैशिंग की और ये सारी चीज़ें हैं। जब हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी हो जहाँ पे हमने डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करना है, ठीक है, और एक टूल जो है वो चूज़ नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे काम ट्रिकी हो जाता है कि आप ट्रेड ऑफ्स को मैयर कैसे करना है। ठीक है, so this book is a journey through the both principles and practicalities of data systems and how you can use them build data intensive applications. We will explore what different tools have in common, what distinguishes them and how they achieve their characteristic. ठीक है, एंड अब वो उसमें वही बात कर रहा है कि इस बुक में जो है वो हम लोग ये देखेंगे। अब किताबों की जो सबसे मज़े की बात है ना, वो यही है कि आपको ये ना बेसिक से शुरू कराएंगे हमेशा। ठीक है, कि भाई आप मतलब आप जितने भी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे यूट्यूब पे, कंटेंट मिलेगा, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वही एब्स्ट्रैक्ट करके आप लोगों को सिर्फ बता दी होती हैं कि यार ये चल रहा है बस, ठीक है, ये आप देख लें। लेकिन जो आपके पास किताबें हैं ना, उसमें यही है कि वो पहले प्रॉपर फंडामेंटल बिल्ड करेंगे, उसके बाद फिर जो है ना वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और ये कोई भी बुक उठा लें आप, ठीक है, उसमें यही होता है। जो टेक्निकल बुक्स होती है ना, उनमें वही है कि पहले फाउंडेशंस बिल्ड करते हैं, उसके बाद जो है ना स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये वही बात कर रहा है कि हम इसमें सारे जो है प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकलिटीज देखेंगे कि भाई किस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें आ जाते हैं कि भाई थिंकिंग अबाउट डाटा सिस्टम्स। ठीक है, वी टिपिकली थिंक डाटा सिस्टम्स के बारे में, डेटाबेसेस होंगी, क्यूज होंगी, कैशेस होंगी। ठीक है, वेरी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टूल्स, ऑल्दो द डेटाबेस एंड मैसेज क्यूज हैव सम सुपरफिशियल सिमिलरिटी। ठीक है, लेकिन वो वही बता रहा है कि सो व्हाई शुड वी लंप देम ऑल टुगेदर अंडर एन वन अम्ब्रेला लाइक डाटा सिस्टम्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना देख रहे हैं कि भाई हमारे पास डाटा बेसिस और डाटा सिस्टम्स में फ़र्क है। डाटा सिस्टम्स में उसने बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, जिसमें डेटाबेस है, क्यूज हैं, कैशेज हैं, डिफरेंट और दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि हमें इनको डाटा सिस्टम के अंडर क्यों मतलब मैंने डिफाइन किया, वो बताएगा। ठीक है, फॉर डाटा स्टोरेज मैनी न्यू टूल्स फॉर डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग हैव emerged in recent years. They are optimized for a variety of different use cases and they no longer nearly fit into traditional categories. फॉर एग्जाम्पल देयर आर डाटा स्टोर्स दैट आर ऑल्सो यूज एज मैसेज क्यूज। ठीक है, अब ये देखें रेडिस है। ठीक है, आप है वो स्टोरेज ही की वैल्यू पेयर है, लेकिन वो मैसेज क्यूज के तौर पे भी यूज होता है। और देयर आर मैसेज क्यूज विद डेटाबेस लाइक ड्यूरेबिलिटी गारंटीज। ठीक है, अब काफका है, वो है मैसेज क्यू, लेकिन उसके अंदर जो ड्यूरेबिलिटी है वो डेटाबेस की तरह की है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग जिनको मतलब लेट्स सपोज रेडिस और काफका का नहीं पता, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पढ़ते हुए इन दोनों को एक दफ़ा क्विकली सर्च कर लेंगे कि रेडिस और काफका है क्या और ये करते क्या है। ठीक है, चूंकि मैंने पहले ये पढ़ा हुआ है तो लाइक मुझे आइडिया है कि व्हाट इज रेडिस एंड व्हाट इज काफका और इसका काम क्या। रेडिस पे तो मैंने काम भी किया हुआ है, काफका का मुझे ऑलरेडी हाई लेवल पे आइडिया है। ठीक है, तो अब इसको आप मतलब अब वो बता रहे हैं कि बेसिकली डिफरेंट डाटा स्टोर्स हैं जो कि मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में आ रहे हैं। मतलब वो एग्जैक्टली मैसेज क्यूज हैं, वो डेटाबेसेस के तौर पे काम कर रही हैं। और मतलब एक डाटा स्टोर्स हैं, डेटाबेसेस हैं जो कि मैसेज क्यूज के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इन सबको जनरलाइज टर्म जो है ना वो उन्होंने डाटा से सिस्टम्स कह दिए। ठीक है, अब ये एग्जांपल समझाएगा। इफ़ यू हैव एन एप्लीकेशन मैनेज्ड कैशिंग लेयर यूज्ड memcached और सिमिलर, ठीक है, a full text search such as Elasticsearch separate from your main database. It is normally the application code's functionality to keep those caches and indexes in sync with the main database. ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई अब अगर आपने खुद से की हुई है इम्प्लीमेंट, ठीक है,
अब इसमें मैं एक चीज़ करता हूँ, मैम कैश को जो है वो हम सर्च कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने उस टाइम पे इग्नोर कर दी थी, थिंकिंग कि यार क्या ही करना है इसका। लेकिन हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, तो हम देख लेते हैं कि मैम कैश क्या है। मैम कैश है, और मैम कैश एक डेटाबेस भी होती है, और ये मैम मतलब इन मेमोरी कैश का वर्ड होगा। तो लाइक आस्किंग, हाँ, हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कैशिंग सिस्टम डिजाइन टू स्पीड अप डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बाय रिड्यूसिंग डेटाबेस लोड्स इट। ठीक है, इन मेमोरी की वैल्यू स्टोर है, वही वो सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें वो एग्जांपल क्या दे रहा है कि आप ये अज्यूम करें कि अच्छा, कैशिंग का जिसको आइडिया नहीं है वो यही है जो अभी पीछे भी उन्होंने जिक्र किया था हमने, कि बेसिकली ऐसी चीजें, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, कि आपका प्रोडक्ट्स की एक एपीआई है, फेच प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा कॉल हो रही है, ठीक है, और हर दफ़ा डेटाबेस से आपको फेच करनी पड़ रही है। तो वहाँ पे बेसिकली आप एक कैशिंग लेयर लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें ये होता है कि वो बेसिकली अगर मतलब प्रोडक्ट्स की एपीआई का जो रिस्पॉन्स है उसको कैश कर देगा। ठीक है, कैश से मुराद ये है कि स्टोर कर देगा टेम्परेली, और ये इन मेमोरी होती है, इन मेमोरी से मुराद ये है कि ये फास्ट होती है। ठीक है, आप लोगों ने रैम और हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो उसको वहां पे स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जब एपीआई कॉल करती है ना, तो वो कैश डेटाबेस से कॉल नहीं करता, वो कैश से ही उठा के रिटर्न कर देता है। तो फिर एपीआई का रिस्पॉन्स जो है ना वो फास्ट हो जाता है। अब वो ये बात ये कर रहा है कि अगर हम एग्जांपल लें कि एक एप्लीकेशन मैनेज्ड, ठीक है, कि भाई आपने कैशिंग लेयर एप्लीकेशन मैनेज रखी हुई है, जिसमें ये है कि भाई आपकी लेट्स सपोज जो एपीआई का कंट्रोलर है प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर ही आपने खुद से चेक लगाए हुए हैं कि भाई अगर तो प्रोडक्ट्स कैश में अवेलेबल है तो वहीं से निकाल के दे दो। ठीक है, और अगर वो स्टेल हो गई है या फिर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर डेटाबेस से सर्च करो, कैश में अपडेट करो और फिर रिटर्न कर दो। ठीक है, तब ये वो कॉन्सेप्ट दे रहा है, और वो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन का कोड है ना, वो सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, कैशिंग और इंडेक्सेस को सिंक रखने में। ठीक है, अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट रीड की। फर्स्टली उसने चेक किया कि भाई डेटाबेस के मतलब डाटा कैश तो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, अब अगर तो कैश पड़ा हुआ है तो वो यहीं से रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर कैश मिसेज है और राइट्स है, टी मीन मतलब कैश मिसेज से मुराद ये है कि अगर कैश में नहीं पड़ा हुआ तो वो डेटाबेस से चेक करेगा, और अगर राइट से मुराद है राइट्स, तो ऑब्वियसली मतलब उसको कैश से क्या ताल्लुक है, रीडिंग के लिए होती है कैश। ठीक है, प्राइमरी डेटाबेस में जाएगा, चेंजेस कैप्चर करेगा, फिर वो दोबारा चेंजेस जब कैप्चर हो जाएगी तो एप्लीकेशन कोड के पास जाएगा। ठीक है, अब चाहे वो मतलब ऐसी है कि भाई जो कैश में अवेलेबल नहीं थी, और चाहे ऐसी है कि जो राइट थी, लेट्स सपोज प्रोडक्ट एक नई ऐड हो गई है, तो वो चेंजेस जो है वो यहाँ पे आएगी, और एप्लीकेशन कोड ही जो है वो कैश को अपडेट कर देगा। ठीक है, इनवैलिडेट मतलब पिछली को क्लियर करके नई अपडेट कर देगा। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई अपडेट्स ऑन सर्च इंडेक्स। ठीक है, फुल टेक्स्ट सर्च है, और उसके बाद जो है ना वो मतलब सारा का सारा काम जो है हमारा एप्लीकेशन कोड कर रहा है, और ये एसिंक्रोनस टास्क यूज हैं जो कि वो आउटसाइड मतलब इन पैरेलल बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो बताना क्या चाह रहे हैं, when you combine several tools in order to provide a service, the service interface or application programming MLM API usually hides those implementation details from clients. Now you have essentially created a new special purpose data system from smaller general purpose components. Your composite data systems may provide certain guarantees that the cache will be correctly invalidate, update. ठीक है, अब ये बेसिकली बता ये रहा है कि आपने अब ये जो है ना मतलब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, मतलब ये आपके क्यूब भी यूज़ कर रहे हैं, आप लोग डेटाबेस भी यूज़ कर रहे हैं, कैश भी यूज़ कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन कोड है जो कि ये सारे मामला मेंशन मैनेज कर रहा है, तो आपने एक किस्म का अपना एक डाटा सिस्टम बना लिया। ठीक है, और क्लाइंट के लिए जो इस क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, ये सारी एब्स्ट्रैक्शन है एक। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इन अ सेंस, एब्स्ट्रैक्शन इन अ सेंस कि जो हम पीछे बात कर रहे थे कि क्लाइंट को नहीं फर्क पड़ता कि भी अंदर क्या चल रहा है, मुझे कैश से रिजल्ट आए, मुझे डेटाबेस से रिजल्ट आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे बेसिकली रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, अब वो एब्स्ट्रैक्ट करके हमने एक नया डेटाबेस बना दिया। और ये कितनी मजे की बात है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो सेम यही चीज हमारा एप्लीकेशन कोड जब डेटाबेस को कॉल कर रहा है ना,
ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर बजाते खुद बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शन चल रही होती है। अब आपको पता है कि जब डेटाबेस के अंदर हम डाटा राइट करते हैं, ठीक है, तो उसने जाना है, उसने पेजेस में जाना है, ठीक है, उसने देखना है, उसने इंडेक्स अपडेट करने हैं, ठीक है, उसके बाद उसने जो भी मामला है वो रिटर्न करना है, वो सारी चीज़ें अंडर मतलब 100 ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्शन है फॉर दिस एप्लीकेशन। अब ये एक डाटा स्टोर है इटसेल्फ, सेम मेमोरी कैश के लिए, मतलब मेम कैश के लिए, ठीक है। अगर सिंपली अगर इसको कहें ना कि हैश मैप की आप एग्जांपल इसके साथ रिलेटेबल कर सकते हैं कि भाई की वैल्यू पेयर होगा, उसके अंदर जाके वो उसने अपडेट करना है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐड कर देता है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या नाम है उसने अपडेट करना है, और उसके पीछे हैशिंग चल रही होगी और वो सारे मामला जो है ना वो चल रहे होंगे। बट पॉइंट ये है कि मेरे एप्लीकेशन कोड को फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो ये एक डाटा स्टोर है ना, मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो सेम वो बात कर रहा है कि अब इन तीन किस्म के डाटा स्टोर्स को जो कि ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्टेड है, उनको मिला के हमने एक नया किस्म का डाटा स्टोर बना लिया जिसको वो डाटा सिस्टम का नाम दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो दे रहा है कि अब इसमें आगे अगर हम देखेंगे ना कि if you're designing a data system or a service, ठीक है, a lot of tricky questions arise. How do you ensure that data remains correctly and complete even when they go wrong internally? How do you provide consistency, good performance to client even when parts of your system are degraded? How do you scale to handle an increased in load? ठीक है। हाउ व्हाट डज गुड एपीआई डिफाइन? अब ये वो सारे सवालात हैं जो कि जब भी आप डाटा सिस्टम डिफाइन करेंगे तब ये होंगे, ठीक है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दे दूं ना, तो जब डेटाबेस कोई बंदा जिसने डेटाबेस बनाई है या अगर आप भी डेटाबेस बनाएंगे तो वहां पे भी एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कि आपको पता होगा डेटाबेसेस में राइट हेड लॉग का कॉन्सेप्ट होता है, इंडेक्सिंग के सब डिफरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके अलावा मतलब एक्चुअल में हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करना है उसका, वो जो एग्जैक्ट आपके पास क्या होता है, व्हाट डू वी कॉल, वो जो बाइट, आई फॉरगॉट द नेम, ऑफसेट, हाँ, बाइट एंड ऑफसेट स्टफ, ठीक है, वो वाली सारी जो चीज़ें होती हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है वो डेटाबेस इटसेल्फ अंदर मैनेज कर रहा होता है, पेजेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डाटा सिस्टम आपके लिए वही चीज़ काम कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर आप मतलब ये वाला डाटाबेस सिस्टम बनाए या एक डाटाबेस इटसेल्फ बनाए, ये वाले सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे मतलब वो कह रहा है कि फैक्टर्स हैं जो कि डाटा सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड, legacy system dependencies, the time scale of delivery, your organization tolerance for different kind of risk liability। अब ये सारी चीज़ें वो बता रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपके पास जब भी आप कोई डाटा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ठीक है, स्किल्स और एक्सपीरियंस ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन लेगेसी सिस्टम डिपेंडेंसीज और ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। और ये एक्चुअल में होता है इससे कि आपके पास जो मतलब जैसे इन माय ऑर्गेनाइजेशन करंटली, ठीक है, मेजरली डेटाबेसेस डायनामो में है, ठीक है। अगर मैं उनको कहूँगा ना कि मोंगो में मूव कर लें, ठीक है, तो उसमें उस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सारा आर्किटेक्चर ही एडब्ल्यूएस पे है, ठीक है, लैम्डा है, फंक्शंस है, ये वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो डाटा सिस्टम को आपने डिज़ाइन करते हुए जहन में रखनी होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फास्ट ना स्किम करेंगे क्योंकि दूसरा चैप्टर ज़्यादा मजे का है, ठीक है, हम उस पर चलेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हम क्विकली कि भाई उसने रिलायबिलिटी में क्या बताया। रिलायबिलिटी द सिस्टम शुड कंटिन्यू टू वर्क करेक्टली, ठीक है, performing the correct function at the desired level of performance even when they face adversity, hardware or software faults, even human error, ठीक है। ये बात उसने बता दी है, ठीक है। आगे वो नीचे कह रहे बताते हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी क्या है? एज द सिस्टम ग्रोज इन डाटा वॉल्यूम ट्रैफिक और कॉम्प्लेक्सिटी देयर शुड बी रीजनेबल वेज ऑफ डीलिंग विद द ग्रोथ, ठीक है। और मेंटेनेबिलिटी में ओवर टाइम मैनी पीपल विल वर्क ऑन द सिस्टम engineering and operations both maintaining a current behavior and adopting the system, ठीक है। तो they should be able to work on it productively, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हैं जो कि हम वो स्टार्ट में बात कर रहे थे। हम देखते हैं रिलायबिलिटी क्या है। अब ये the things that can go wrong are called faults and system that anticipate faults can cope with them are called fault tolerant and resilient, ठीक है। अब ये resilience का वैसे यहाँ पे जो है वो ध्यान पे भी एक बात कहते होते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक बंदे में जो है ना वो resilience है,
ठीक है, ग्रेट होनी चाहिए बंदे के अंदर। तो रेजिलियंस यही है कि भाई जो मर्जी हो जाए, ठीक है, मैं तो काम करूंगा, ठीक है, और मैं सिस्टम भी यही कहे कि जो मर्जी हो जाए मैं भी काम करूंगा, ठीक है। तो उसमें वो रिलायबिलिटी को उसके साथ रिलेट कर रहा है कि भाई चीज़ें हो- कुछ भी रॉन्ग होने को हो सकता है, उसमें बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंट होने का मसला ये है, मतलब ये है कि अगर कोई मसला आ भी जाता है तो स्टिल उसको जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, एक टर्म है, हैप्पी फीलिंग, नो, हैप्पी एंडिंग भी नहीं है, मुझे भूल गया टर्म, लेकिन मतलब जिस केस में आपने बेसिकली फेल करना होता है लेकिन अच्छे तरीके से, ग्रेसफुली फेलिंग आई गेस, हाँ ग्रेसफुली फेलिंग, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब वही बात कर रहे हैं कि नोट दैट फॉल्ट इज नॉट द सेम एज फेलियर, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉल्ट इज नॉट द सेम एज फेलियर। अ फॉल्ट इज यूजुअली डिफाइंड एज वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम डेविएटिंग फ्रॉम इट्स स्पेक, ठीक है, वेयर एज अ फेलियर इज व्हेन द सिस्टम एज होल स्टॉप्स प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सर्विस टू द यूजर, ठीक है। तो फॉल्ट की हम वो बात कर रहे हैं कि मतलब स्पेसिफिक है, मतलब इसके एक सिस्टम के एक स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है डिविएट करते हैं, डिविएट से मुराद ये है कि भाई जो एक्सपेक्टेड है वो चीज़ ना दे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉल्ट टू जीरो, ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ लाइन आपने ज़हन में रखनी है कि भी कभी भी हम उसको ज़ीरो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन डिज़ाइन हमेशा हमने फॉल्ट टॉलरेंट करना होता है, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स फॉल्ट फ्रॉम कॉजिंग फेलियर्स। इन दिस बुक वी विल कवर सेवरल टेक्निक्स, वो आगे सेवरल टेक्निक्स आएंगी, ठीक है। तो ये जनरल आइडिया है कि रिलायबिलिटी में, ठीक है, include application perform the function that the user expected, it can tolerate the user making mistake or using the software in unexpected ways, its performance is good enough for the required use case under the expected load and data volume, the system prevents any unauthorized access, ठीक है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं रिलायबिलिटी वाली जो कि आपके हर एक मतलब सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें if all those things together mean working correctly, then we can understand reliability as meaning roughly continuing to work correctly even when things go wrong, ठीक है, ये मामला। अब इसमें हार्डवेयर फॉल्ट्स भी हो सकते हैं आपके पास, उसने बताया, इसको आप एंड अप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये अब हम थोड़ा सा स्किम करेंगे, ठीक है, और देखेंगे भाई किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। हार्डवेयर फॉल्ट्स हैं, हार्डवेयर फॉल्ट में मतलब वही है कि भाई आपकी मतलब अब ये वो बेसिकली बिल्कुल बेस पे जा रहा है, यहाँ पे वो सब चीज़ें अज्यूम कर रहा है कि भाई आपने खुद से ही अपना जो है वो सर्वर खड़ा किया हुआ है, तो उसमें डिस्क पर उड़ सकती है, आपका कंप्यूटर उड़ सकता है, वापडा की लाइट जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसने उसमें कह दिया कि आजकल मतलब AWS वगैरह जितनी भी क्लाउड सर्विसेज हैं वो हार्डवेयर फॉल्ट से जो है हमें रिलेटिवली मतलब छुटकारा दे देती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पास उन्होंने ऑलरेडी वो सारी चीज़ों पे काम किया हुआ है। स्टिल इट इज़ नॉट 100% श्योर कि भाई वो कभी हार्डवेयर फॉल्ट नहीं हो सकता, डाटा सेंटर्स में आग लग जाती होती है, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मेजरली उन्होंने मैनेजिंग योर ऑल ओन इंफ्रा से बेहतर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हुई हैं। अच्छा, तो अब और सॉफ्टवेयर एरर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर एरर्स में क्या है, अनदर क्लास ऑफ फॉल्ट इज अ सिस्टमैटिक एरर विद इन द सिस्टम, सच फॉल्ट्स आर harder to anticipate because they are correlated across nodes, they tend to cause many more system failures that are unrelated, that uncorrelated to the hardware faults। अब ये उसमें वो बात कर रहा है कि ठीक, अब ये एग्जांपल बड़ी मजे की, a software bug that cause every instance of an application server to crash when given a particular bad input. For example, consider the leap second on June 30, 2012, that caused many applications to hang simultaneously due to a bug in Linux kernel, ठीक है। अब यही चीज़ हुई थी अभी जो रिसेंटली अमेजोन की वो हुई है, क्या नाम है, आउटेज, ठीक है। उसमें वो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट था जिसने रिपल क्रिएट किया और उसके बाद मतलब पूरा का पूरा AWS ऑलमोस्ट डाउन हो गया, ठीक है, और वो अंडर द हॉट मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है, जो कि रिपीटेडली चल रही थी, और वो फिर मतलब बहुत ही मज़े की केस स्टडी। आप वो जो
जो आउटेजेस होते हैं ना उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको पढ़ा करिए, बड़ी मज़े की उसमें आपको इनपुट मिलती है। ठीक है, और मैंने उसमें से एक चीज़ देखी थी कि एक तो वो अगर आपने नहीं देखी हुई तो उसमें हुआ ये था कि भाई कॉन्फ़िगरेशन का इशू था, ठीक है, और उसमें बेसिकली रेस कंडीशन आ गई। और रेस कंडीशन के बाद क्या हुआ कि वो पिछली वैल्यू ओवरराइट हो गई और नई वाली थी ही नहीं, तो उसको कुछ मिला नहीं और वहाँ पे सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, लेकिन जो उसकी मतलब उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने जब किया ना मामला, तो उन्होंने उसको कॉन्फ़िगरेशन को कुछ हार्ड कोड करके और चीज़ें सेट की, और बाद में उन्होंने ना एक पोर्शन में आके ये किया कि वो टेस्ट पास नहीं हो रहे थे, उन्होंने टेस्टिंग जो है वो बंद कर दी। ठीक है, उसके उस टेस्टिंग के लिए कुछ ऐसी सिस्टम्स लगे हुए थे कि अगर लेट सपोज किसी के टेस्ट पास नहीं होते, ठीक है, हेल्थ चेक के, ठीक है, तो इसी टू के इंस्टेंस उड़ा देता था कुछ देर के बाद। तो मतलब एक चीज वो ठीक कर देते थे, दूसरी चीज जो है वो खराब हो जाती थी, फिर उससे जो है वो मतलब ऑब्वियसली इट इज पार्ट ऑफ द रिकवरिंग आउटेजेस, बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक वेरी स्मॉल, अगर आप देखें ना बहुत ही छोटे लेवल पे एक वो कॉन्फ़िगरेशन की रेस कंडीशन थी, ठीक है, जिससे वो मतलब अगर उसकी वो आपको मिलेगी भी कि सिर्फ दो लाइनें अगर ऊपर होती एक एफ ब्लॉक में तो आउटेज ना आती। ठीक है, तो लेकिन पॉइंट ये है कि सॉफ्टवेयर एरर्स आर देयर एंड दे विल कम अप, इसलिए तो कहा कि फॉल्ट टॉलरेंट कभी भी 100% नहीं हो सकता। ठीक है, और ह्यूमन एरर्स भी हैं, तो ये तो फॉर श्योर है कि ह्यूमन डिज़ाइन करते हुए गलती कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन एपीआईज बनाते हुए गलती कर सकते हैं। एग्जांपल उसने दिया है, फॉर एग्जांपल well designed abstraction APIs and admin interfaces make it easy to do the right thing and discourage the wrong thing. However, if the interfaces are too restrictive, people will work around them, negating their benefits. So this is tricky balance to get right. ठीक है, तो इसमें वही है कि मतलब ह्यूमन एरर से मुराद ये है कि इतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रिक्ट भी ना हो कि लेट सपोज उसमें कोई मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू डू इवन राइट थिंग। ठीक है, और इतनी ज़्यादा लीनियंट भी ना हो कि इट इज़ वेरी इजी टू डू द रॉन्ग थिंग। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे उसने उसने मेरा ख्याल है नीचे यहाँ पे कहीं पे बात की थी, अलाउ क्विकली कवर ह्यूमन एरर्स। हाँ, बट हाई लेवल आइडिया इसके भाई ये तीन चीज़ें हैं जो कि इसके रिलायबिलिटी में पार्ट प्ले करती हैं। ठीक है, और इनको आपने कंसिडर करना है। अब ये वाली चीज़ देख लेते हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज नॉट जस्ट फॉर न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर, more mundane applications are also expected to work reliably. Bugs in business application cause lost productivity, ठीक है, and legal risk. Obviously, outages of e-commerce sites can have huge cost. ठीक है, अभी ये मतलब जो AWS वाली outage थी इसकी भी कॉस्ट मिलियन बिलियंस डॉलर्स में थी। Even in non-critical applications, we have responsibility to our users. Consider a parent who store all their pictures and videos of their children in your photo application. How they feel if that database was suddenly corrupted. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देर आर सिचुएशंस इन विच यू मे चूज टू सेक्रीफाइस रिलायबिलिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली जो हम स्टार्ट में ट्रेड ऑफ्स की बात की थी ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अ, मतलब यू हैव टू चूज बिटवीन थिंग्स, आपने ट्रेड ऑफ करना होता है। तो बाज़ औक़ात जब इनिशियली जैसे अब आजकल एआई का दौर है, और ये आपका क्या ख्याल है कि लवेबल्स में बनी हुई एप्लीकेशन रिलायबिलिटी को कंसीडर करती होगी? वो ना रिलायबिलिटी को कंसिडर करती है, ना स्केलेबिलिटी को, ना मेंटेनेबिलिटी को। ठीक है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर एमवीपीस एंड फॉर टेस्टिंग द प्रोडक्ट मार्केट फिट। ठीक है, तो वो तीनों चीज़ों को ही जो है वो कर रहे हैं कंप्रोमाइज़, क्योंकि उनको पता है कि पहले ये तो चेक कर लें कि आइडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसलिए ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज सिचुएशंस जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी स्केलेबिलिटी पे। आर यू गाइस विद मी? ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे, स्लो तो नहीं चल रहे, समझ आ रही है नहीं आ रही? क्विक रिव्यू दें जरा ताकि पता चले कि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, अपने आप को रिवाइज करा रहा हूँ, या फिर आप लोगों को भी कुछ समझ आ रही है? ऑल गुड, यस, ओके ओके ओके।
प्लीज रीशेयर द स्क्रीन, इट्स ब्लर फॉर मी। अच्छा, सबके लिए ब्लर है या सिर्फ? अच्छा, एक मिनट। व्हाट अबाउट नाउ? हाँ ठीक है, वो मैंने स्टार्ट में ही कहा था, ये इसको मतलब रीशेयर का नहीं मसला, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है तो उसकी वजह से जो है ना वो नहीं सही दिखाता। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं स्केलेबिलिटी को। ठीक है। Even if a system is working reliable today, that doesn't mean it will work necessarily reliable for future। ठीक है, क्योंकि मतलब 10,000 से 1 लाख यूजर कंकरेंट आ जाए तो 1 मिलियन से 10 मिलियन आ जाए तो स्केलेबिलिटी मतलब रिलायबल नहीं रहेगा वो। ठीक है, स्केलेबिलिटी इज द टर्म वी यूज टू डिस्क्राइब अ सिस्टम्स एबिलिटी टू कॉप विद इंक्रीज्ड लोड। ठीक है, इंक्रीज्ड लोड मतलब वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, वो इंक्रीज डाटा लोड हो सकता है, इंक्रीज्ड यहाँ पे उसने वो बात की हुई है। इसको अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, तो 50% ग्रोज इन पर्टिकुलर वेस्ट मतलब डाटा लोड हो सकता है। लेट सपोज कोई वीडियो अपलोडिंग की एप्लीकेशन है ना, तो उसमें अगर लेट सपोज 1 GB की कोई बंदा वीडियो अपलोड कर देता है तो वो भी इंक्रीज लोड है। ठीक है, और इसी तरह से नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ पे लोड, ऑल ऑफ दिस स्टफ हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रीज लोड। ठीक है, डिस्क्राइबिंग लोड। अच्छा, ये बड़ी मजे की डेफिनेशन यहाँ पे करता है कि लोड से मुराद क्या है। लोड कैन बी डिस्क्राइब इन फ्यू नंबर ऑफ थिंग्स वी कॉल लोड पैरामीटर्स। ठीक है, द बेस्ट चॉइस ऑफ पैरामीटर्स डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ योर सिस्टम। इट मे बी रिक्वेस्ट पर सेकंड टू अ वेब सर्वर, रेशियो ऑफ रीड्स टू राइट, number of simultaneously active users in the chat room, the hit rate on cache और something। अब ये बात कर रहा है कि हर सिस्टम की जो स्केलेबिलिटी है ना वो उसके कॉन्टेक्स्ट में होगी और हमने लोड को डिफाइन करना है, क्योंकि ये बहुत जनरल टर्म है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिस जो कि वीडियो अपलोडिंग के लिए है, ठीक है, उसमें अल्लाह आपका भला करे, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स वाली चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मैटर करेगी जितनी ज़्यादा आपकी अपलोडिंग की स्पीड मैटर करेगी। रिक्वेस्ट पर सेकंड, रिस्पॉन्स ऑफ ईच रिक्वेस्ट मैटर करेगा। ठीक है, इसी तरह पे चैट रूम है तो उसमें सेवरल कंकरेंट यूजर्स मैटर करेंगे। अब यहाँ पे उसने बात की टू मेक दिस आइडिया मोर कंक्रीट, लेट कंसीडर ट्विटर एज एन एग्जांपल। ठीक है, जो ट्वीट्स पोस्ट होती है ना ट्विटर पे, 4.6 के पर सेकंड है ऑन एवरेज। ठीक है, ओवर 12 के रिक्वेस्ट पर सेकंड एट पीक। ठीक है, एवरेज में ये है कि 4600 रिक्वेस्ट पर सेकंड है और पीक पे जो है वो 12,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड है। ठीक है, होम टाइमलाइन का है, यूजर कैन व्यू ट्वीट्स पोस्टेड बाय द पीपल दे फॉलो। ठीक है, तो होम टाइम में वो सारी ट्वीट्स मतलब वो कर सकते हैं जिसमें जिन लोगों को उन्होंने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, ये है 3 लाख रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ठीक है, अब सिंपली हैंडलिंग ओवर 12,000 राइट्स पर सेकेंड, द पीक रेट ऑफ फॉर पोस्टिंग ट्वीट्स वुड बी फेयरली easy। However, Twitter's scaling challenge is not primarily due to the tweet's volume, but due to the fan out. Each user follow many people, and each user is followed by the many people. There are broadly two ways of implementing this। अब ये यहाँ पे ना बड़ी मजे की एग्जांपल दे रहा है और ये आपको मतलब लोड स्केलेबिलिटी को समझने के लिए बड़ा जरूरी है। वो ये कह रहा है कि भाई ट्विटर के लिए पोस्ट पब्लिश मतलब जो ट्वीट पोस्ट करना है ना, ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि भाई एवरेज जो है वो 4600 रिक्वेस्ट है, 5,000 है, और पीक पे 12,000 रिक्वेस्ट होती है। वो कह रहा है कि ट्विटर के लिए जो चैलेंज है ना वो ये वाली स्केलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो बड़ी सिंपली जो है वो 12,000 पर रिक्वेस्ट का एक जो सिस्टम है पोस्ट ट्वीट के लिए रख सकते हैं। उनका चैलेंज है ये कि भाई एक होम टाइमलाइन है, ठीक है, उसमें 3 लाख रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही है। ठीक है, और उसमें चैलेंज ये है कि हमने हर यूजर को उसकी ट्वीट्स दिखानी है जिसको उसने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्यूरी है ना वो बड़ी मजे की बनती है कि पोस्टिंग अ ट्वीट सिंपली इंसर्ट्स द न्यू ट्वीट इनटू ग्लोबल कलेक्शन ऑफ ट्वीट्स। ठीक है, अब अगर मैं एक ट्वीट पोस्ट करता हूँ ना, तो जो ग्लोबल कलेक्शन है ट्वीट्स की उसके अंदर एक नया ट्वीट इंसर्ट करेगी। व्हेन यूजर रिक्वेस्ट देयर होम टाइमलाइन, लुकअप all the people they follow, find all the tweets for each of these users and merge them, sort them by time in relational database। अब ये मतलब बड़ा सिंपल है
कि भाई ये जो 3 लाख रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही हैं, ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है कि भाई मैंने अगर एक पोस्ट की है ट्वीट, तो वो तो सिंपली ट्वीट्स के ग्लोबल टेबल में चली गई है, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज अब्दुल्ला आके अपनी टाइमलाइन पे रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश करने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मुझे ट्वीट्स दो लेटेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि भाई आप सबसे पहले नंबर पर ट्वीट्स निकाल लें, ठीक है, और यूजर्स निकाल लें ज्वाइन लगा के, और उसके बाद फिर आप ये देखें कि अब्दुल्ला ने किस किस को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। और जिनको फॉलो किया हुआ है उन सब की ट्वीट्स को उसमें से फिल्टर करें, और उसके बाद उनको टाइम के साथ सॉर्ट करके शो कर दें। अब ये देखने में बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप क्यूरी देखेंगे तो मिलियंस ऑफ यूजर्स है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना कॉस्टली क्यूरी पड़ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि इसका सोल्यूशन बड़ा मज़ेदार है। मेंटेन, अच्छा, दूसरा इसका, पहला उसने तरीका वो बता दिया, दूसरा उसका तरीका क्या है, मेंटेन अ कैश फॉर ईच यूजर्स होम टाइमलाइन लाइक अ मेल बॉक्स ऑफ ट्वीट्स फॉर ईच रेसिपेंट यूजर। व्हेन अ यूजर पोस्ट अ ट्वीट, look up all the people who follow that user and insert the new tweet into each of their home timeline cache. The request to read the home timeline is then cheap because its result has been computed ahead of time, ठीक है। अब आप ये देखें वही जो हमने बात की थी कि उनके लिए जो ट्वीट पोस्ट है वो बाय डिफॉल्ट ही बहुत सस्ती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा है ही नहीं, मतलब आप कहाँ 3 लाख और कहाँ 12,000, ठीक है। तो एक तो ये है कि अगर मतलब अगर वो सिंपली यही करें कि हर दफा गेट करें, हर 3 लाख रिक्वेस्ट के लिए वो चेक करें, ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये है कि अ, जब ट्वीट पोस्ट हो रही है उस टाइम पे कॉस्ट ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो वो उसी टाइम पे क्या करेंगे, ठीक है, आपकी जो पोस्ट है वो उसको कैश कर देंगे। कहाँ पे कैश कर देंगे, कि इसकी एग्जांपल ये है कि अब्दुल्ला ने जब ट्वीट पोस्ट की है ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो देखेंगे अब्दुल्ला को फॉलो किस किस ने किया हुआ है, ठीक है, और उन सब यूजर्स की कैश में, ठीक है, अब्दुल्ला की ट्वीट को जो है ना वो पहले ही इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर अगर मैंने फॉलो किया हुआ तो जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना नई ट्वीट्स, तो मुझे बहुत इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो वही एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई करंटली लॉग्ड इन यूजर, उसकी फॉलोअर आईडी ये है, फॉलोवी आईडी ये है, ठीक है। फॉलोवी आईडी मतलब जिसने उसको फॉलो किया हुआ है और जिसने जिसको फॉलो किया हुआ है, ठीक है। अब ये ट्वीट टेबल है, ये सिंपली उसने ट्वीट ऐड किया और उसी टाइम पे जो है ना वो कह रहा है कि हमने वहां पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली नहीं, ये पहले वाला सिचुएशन है, ठीक है, कि भाई सिंपल डेटाबेस है जिसमें बेसिकली इंसर्ट नहीं हो रहा, कि भाई सिर्फ वो पोस्ट करेगा और हर दफ़ा जब भी आपने रिफ्रेश करना है वो सारे ट्वीट्स को फेच करेगा, उसमें से फिल्टर करेगा और फिर निकाल के दे देगा, ठीक है। लेकिन दूसरे वाली जो है वो क्या है कि यूज़र ने ट्वीट पोस्ट किया, ठीक है, फैन आउट डिलीवर ट्वीट टू ईच फॉलोअर अप टू 31 मिलियन फॉलोअर पर यूज़र, ठीक है। और वो कैसे डिलीवर करेगा कि भाई वो उनके मतलब इस यूज़र के जितने फॉलोअर्स हैं उन सब की टाइमलाइन में कैश करा देगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या, the first ve- the first version of Twitter used approach one, but the system struggled to keep up with the load of home timing queries, so the company switched to the approach two. This works better because the average rate of published tweet is almost 2 orders of the magnitude lower than the rate of home timeline reads. वो क्या है कि भाई 12,000 और 3 लाख में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। And so in this case, it's preferably to do more work at right time and less at the read time. ठीक है। तो however, the downside of the approach to is that posting a tweet now requires a lot of extra work. ठीक है। तो अब ये देखें ना वही चीज़ है कि अब ट्रेड ऑफ है कि भाई आपने कुछ दे के कुछ लेना है। अब आपने ट्वीट्स जो रीड है वो ऑप्टिमाइज किया है, जो ट्वीट्स राइट है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो गई है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि ऑन एवरेज अ ट्वीट इज डिलीवर्ड अबाउट 75 फॉलोअर्स, सो 4.6 के tweets per second become 340K tweets per second to the home timeline caches, but this average hides the fact that the number of the followers per user वेरीज वाइडली। अब इसमें एक और क्रिटिकलिटी है कि भाई सबके एवरेज यूजर, मतलब एवरेज इज द एवरेज, ठीक है। मेरे 10 फॉलोअर हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी है उसके 30 मिलियन फॉलोअर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल ट्वीट जो है वो 30 मिलियन तक जो है वो जा सकता है। So in this example of Twitter, the distribution of followers per user may be weighted how often those users tweet is key load parameter
फॉर डिस्कसिंग स्केलेबिलिटी। अब ये है मेन पॉइंट कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोअर पर यूजर है ना, उसमें ये देखा जाएगा कि भाई कितनी मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ वो बंदा ट्विटर ट्वीट्स को पोस्ट करता है। ठीक है, सिंस इट डिटरमाइंस द फैन आउटलोड। अब ये फैन आउटलोड कौन सा है जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई पोस्ट के टाइम पे ही जो है वो हम क्या नाम है भेज रहे हैं अगले बंदों की टाइमलाइन में। ठीक है, योर एप्लीकेशन में हैव वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बट यू कैन अप्लाई सिमिलर प्रिंसिपल्स। तो अब ये उसने ना, ये मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था। मैंने खुद भी ये पहली दफ़ा पढ़ा था कि भाई स्केलेबिलिटी को मेजर कैसे करना है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद अब आ जाते हैं डिस्क्राइबिंग परफॉर्मेंस पे। ठीक है, when you increase the load parameter and keep the system resource, CPU, memory, network bandwidth unchanged, how is this performance of your system affected? ये performance है। ठीक है, when you increase the load parameter, how much do you need to increase the resource of you if you want to keep the performance unchanged? ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये बैच प्रोसेसिंग वाली बात आ गई कि in batch processing system such as Hadoop, we usually care about throughput, the number of records we can process per second। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल चीज़ों को बैच करके एक टाइम पे प्रोसेस करना। ठीक है, इसमें वैसे ये क्यूज में भी कुछ होता है, मतलब जैसे एसक्यूएस है एडब्ल्यूएस की। ठीक है, वो बैच प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, उसमें आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एज अ बैच सेंड करते हो और वो एज अ बैच जो है ना वो उसको प्रोसेस करता है। उसमें दोनों चीज़ें हैं कि भाई अगर आपने उसको पूरे, अगर बैच में से कोई एक चीज़ फेल होती है तो आपने सिर्फ उस एक आइटम को फेल करना है या पूरे बैच को फेल करना है, ये आपके पास कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये वही है कि भी बैच प्रोसेसिंग वाला कॉन्सेप्ट है। अब हडूप इटसेल्फ एक टूल है, इसको देख लेते हैं वैसे क्या है। वर्क फॉर अपाचे हो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कोर कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, टिपिकल यूज केस क्या है, लॉग प्रोसेसिंग एनालिसिस, डाटा वेयर हाउसिंग, ETL पाइपलाइन। ठीक है, Hadoop is groundbreaking for big data and through me what it actually does। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ठीक है, मुझे लगता है आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। अच्छा, ये क्या करता है, सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम। व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव मोर डाटा देन वन कंप्यूटर कैन हैंडल। अच्छा, से यू हैव 100 TB of data of log files and you want to count how many times each error type appears. One machine would take forever. Hadoop lets you spread that work across hundreds of machines in parallel। ठीक है, ये वही बैच प्रोसेसिंग वाला कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, split the data, bring the code to the data, process in parallel, combine results। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब वहाँ पे जो कह रहे हैं कि मतलब जहाँ बैच प्रोसेसिंग हो रही है ना हदूप में, जहाँ पे आप बेसिकली 100 TB ऑफ डाटा प्रोसेस कर रहे होगे। ठीक है, वी यूजली केयर अबाउट थ्रूपुट। ठीक है, कि भाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन प्रोसेस पर सेकेंड और द टोटल टाइम इट टेक्स टू रन द जॉब ऑन अ डाटा सेट ऑफ सर्टेन साइज। इन ऑनलाइन सिस्टम बट एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट इज द सर्विस रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, अब ये वो बात कर रहा है कि मतलब परफॉर्मेंस में डिफरेंट चीज़ें, बैच प्रोसेसिंग में थ्रूपुट है, ऑनलाइन सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम है। ठीक है, और लेटेंसी और रिस्पॉन्स, अच्छा ये मजे की चीज़ है, लेटेंसी और रिस्पॉन्स आर ऑफन यूज्ड synonymously but they are not the same। the response time is what the client sees besides the actual time to process the request। service time, it includes network delays and queuing delays। latency is the duration that request is waiting to be handled during which it is latent awaiting service। ठीक है, इसमें वैसे वो ये बात कर रहे हैं कि हम लोग मतलब ये दोनों सेम कंसीडर होती हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, और इसको उसने बताया भी है कि आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। अच्छा, ये बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे बताएंगे आप लोग मेरे साथ हैं। अभी ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट आने वाला है। मेरी स्क्रीन सही शेयर हो रही है ना? कुछ समझ नहीं ना आ रही?
ठीक है, शाबाश। बाकियों को भी नहीं आ रही, जो नहीं बोल रहा मतलब है किसी को नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अभी तक आ रही है। चलिए, कुछ तो फायदा हो रहा है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक चीज़ वैसे बता दूँ। दो दो चीज़ें। ठीक है, जिसको आ रही है उसको तो बहुत अच्छी बात है, जिसको थोड़ी थोड़ी आ रही है और जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रही है उनके लिए कि भाई ये वाली चीज़ें जो होती है ना, ये मोस्टली थोड़ा सा ना आपका दिमाग खोलने के लिए होती है। मैं अभी ये जो बुक पढ़ रहा हूँ ना, उसका मेरा मेन पर्पज़ यही है कि मुझे एक्सपोजर मिले कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है। अभी बहुत सारी चीज़ें काम करने वाली पड़ी होती है, ठीक है। तो उसमें ना वो आपको वो वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, द मोर यू नो दैट यू डोंट नो। ठीक है। तो इसमें ये मतलब मुझे अभी भी याद है, हमारा ना एक वो सेशन होता होता था, फ्राइडे, डॉट नेट फ्राइडे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो उसमें वो अ, बिल्कुल इंटरनल चीज़ें बता रहे होते थे सी शार्प की, वो सी प्लस प्लस से मिलती जुलती होती थी, तो वो बड़ी ना उस टाइम पे फैसिनेट करती थी कि हमें पता चलता था कि यार ये कैसे दुनिया चल कैसे रही है, मतलब अंडर द हुड ऑन द सिस्टम लेवल। उसमें वो स्टेट मशीन का कॉन्सेप्ट था और वो सारी चीज़ें थी। तो वो बड़ी फैसिनेट करती थी, लेकिन उसमें वो एक चीज़ जो है ना वो रियलाइज़ होती थी कि यार अभी कुछ भी नहीं आता हमें। ठीक है, मतलब आप बंदा यही कहता है कि बेसिकली ये बंदे को ना ज़रा अम, क्या उसे कहते हैं, नॉर्मल करने के लिए क्या एक वर्ड होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन समथिंग लाइक कि भाई उसकी फील्डिंग सेट करने के लिए नहीं होता है कि भाई अभी आपको कुछ भी नहीं आता, अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई। ठीक है, तो ये उस लिए भी है, आप बस बैठे रहें देखते रहें चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बाद में सेंस बनाने लग जाएंगी, मे भी बाद में आप बुक पढ़ेंगे। और ये भी मैं ना बहुत ही हाई लेवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आप बाद में जाके ना खुद पढ़ें इसको। ठीक है, उसमें अभी आप फ़ायदा ये हुआ कि बाद में आप खुद पढ़ेंगे ना और साथ साथ रिसर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो अच्छा, अभी हम ना ये वाली बात करते हैं। अब ये बड़ा मज़े का, अब आपके जहन में हमेशा आता होगा कि यार रिस्पॉन्स टाइम से क्या मुराद है। ठीक है, अब वो यहाँ पे वो बात करेगा कि लेट्स सपोज मतलब एक एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके अंदर मैंने अगर चेक करना है कि मेरी एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, तो वो कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा है। वो यहाँ पे कहता है, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई इट्स कॉमन टू सी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम फॉर सेवरल रिपोर्टेड सर्विसेज रिपोर्टेड। ठीक है, हमेशा मतलब एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है ना बड़ा कॉमन होता है, दिया जाता है। ठीक है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये होता है कि अगर लेट सपोज मैंने 100 रिक्वेस्ट की हैं, ठीक है, उनका जितना भी टाइम आया उनको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। ठीक है, आ, अब वो ये कह रहा है कि भाई एवरेज टाइम जो है ना वो फिट नहीं बैठती यहाँ पे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इन प्रैक्टिस इट इज़ यूजुअली अंडरस्टूड एज अरिथमेटिक मीन। वो आपको पता ही है, एन वैल्यूज जो मैंने भी बताया। ठीक है, गिवन एन वैल्यूज ऐड अप ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइड बाय एन। ठीक है, हाउएवर द मीन इज नॉट अ वेरी गुड metric if you want to know your typical response time because it doesn't tell how many users actually experience the delays। ठीक है, अब वो ये बात कर रहे हैं कि एवरेज जो है ना वो कभी भी ये नहीं बताएगी कि भाई कितने यूजर्स को मतलब वो मिला है, डिले करना मिला है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसने ये रिस्पॉन्स टाइम यहाँ बताया, कहता है कि एक एपीआई का ना ये रिस्पॉन्स टाइम का चार्ट है, और ये जो है ना वो है क्या नाम है उसका, ये टाइम है, इधर टाइम है और इधर ये रिक्वेस्ट है। अब आप ये देखेंगे ना, कुछ रिक्वेस्ट मेजरली मतलब अगर मिली सेकेंड्स में इसको देखेंगे तो ये एवरेज चल रही है, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा आउटलायर हैं, जैसे ये है। ठीक है, उसके बाद ये वाली है, तो ये बहुत ज़्यादा है। अब पॉइंट ये है कि अगर हम एवरेज ले लेंगे ना, तो ये वाली जो यूज़र्स हैं ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि भाई कि एक रिक्वेस्ट लेट्स सपोज इसकी एवरेज जो है वो 50 मिली सेकेंड है और ये एक रिक्वेस्ट 2 सेकेंड पे जा रही है, तो हमें एवरेज से कभी भी नहीं पता चलेगा कि यार हमारा सिस्टम कभी कभी ये वाला भी काम कर देता है कि भाई वो 2 सेकेंड पे चला जाता है। ठीक है, तो वो इसलिए कहता है कि यहाँ पे बेहतर है कि आप परसेंटाइल यूज़ करें। ठीक है, इफ़ यू टेक योर लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स टाइम्स एंड सॉर्ट इट फ्रॉम द फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, ठीक है, then the median is the halfway point. For example, ठीक है, if your median response time is 200 millisecond, that means half of your request returns in less than 200 millisecond,
एंड हाफ ऑफ योर रिक्वेस्ट टेक लॉन्गर देन 2 मिली सेकेंड। ये बड़ी मजे की टर्म है। अब ये देखें कि वो कह रहा है कि आप इन सब रिक्वेस्ट को लें, ठीक है, इनको आप सॉर्ट करें, और सॉर्ट करने के बाद आप उसकी मिड वैल्यू निकालें, ठीक है। फिर जो मिड वैल्यू होगी ना वो डिफाइन करेगी कि भाई अगर लेट सपोज वो 200 है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई आपके सिस्टम में, मतलब एक एपीआई है ना, अगर उसमें कॉल्स आती हैं 100, तो उसमें से जो 50 रिक्वेस्ट हैं वो गारंटीड 200 मिली सेकेंड से कम होंगी, और 50 रिक्वेस्ट जो हैं वो 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा होंगी, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि दिस मेक्स द मीडियन अ गुड metric if you want to know how long users typically have to wait. Half of the users requests are served in less than the median response time, and half of the other take longer than the median response time, ठीक है। अब ये वो, अब ये देखो यूजर्स के साथ उसने कैसा मजे का रिलेट किया है कि भाई ये एक्चुअल में बताएगा कि आपके यूजर्स को कितना वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब द मीडियन इज ऑल्सो नोन एज द 50th परसेंटाइल एंड समटाइम्स एब्रीविएटेड एज P50, ठीक है। अब ये वो चीज़ यहाँ पे आ गई कि भाई, अब आप यहाँ पे देखोगे ना कि एवरेज ये थी, ठीक है, और P50 ये है, ठीक है। अब note that the median refers to a single request. If user makes several requests over the course of a session or because of several resources are included in the single page, the probability that at least one of them is lower than the median is much greater than 50%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई जो एवरेज वाला फॉर्मूला है वो इस मीडियन वाले केस में ज़्यादा बेहतर बैठेगा, क्योंकि उसमें अगर एक यूज़र एक पेज पे मल्टीपल रिक्वेस्ट करता है तो उसके पास एक रिक्वेस्ट 200 मिलीसेकंड, ये वाली एग्जांपल ही हम कंसीडर करते हैं, 200 मिलीसेकंड से कम जाने के 50% से ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फिगर आउट हाउ बैड योर आउटलायर्स आर, ठीक है, कि भाई अब आपने चेक करना है कि भाई आपके आउटलायर्स, जो हम ये बात कर रहे थे कि एक आधी रिक्वेस्ट बहुत गंदी चली जाती है, तो आपने देखना ये है कि हायर परसेंटाइल्स आपके कौन से हैं, मीन्स के 95th, 99th, 99.9 परसेंटाइल्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, दे आर द रिस्पॉन्स टाइम थ्रेशोल्ड्स एट विच these percentages of request are faster than the particular threshold। तो इसकी एग्जांपल ये है कि भाई 95th परसेंटाइल का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर वो 1.5 सेकेंड है ना, तो इसका मतलब यह है कि 100 में से 95 रिक्वेस्ट जो है वो 91.5 सेकेंड से कम पे जाती हैं, लेकिन 5 रिक्वेस्ट जो है वो 1.5 सेकेंड या उससे ज़्यादा पे जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये समझ आ रहा है कि अब ये देखें हम एवरेज से निकल के कहाँ पे आ गए हैं, एक्चुअल में रिस्पॉन्स टाइम हम मेजर कर रहे हैं कि भाई कहानी चल क्या रही है, ठीक है। तो इसीलिए अब वो नीचे भी कॉन्सेप्ट बताएगा कि मेजरली जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं ना, सर्विस लेवल ऑब्जेक्ट्स या सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, जो ये AWS वगैरह करते हैं, उसमें वो लोग 99th परसेंटाइल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या 99.9 ऑफ द टाइम की बात कर रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि अब वो एक्चुअल में एवरेज, या मतलब अब वो एक्चुअल में डिफाइन करेगा, कि मतलब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैंने अपने सिस्टम का किसी को कहना है कि यार रिस्पॉन्स टाइम मैं क्या दूंगा, ठीक है। अब लेट सपोज अमेजोन है, ठीक है, उन्होंने डायनामो डीबी बनाया है, ठीक है। डायनामो डीबी का आपको पता है सिंगल डिजिट लेटेंसी है। ये बड़ी मजे की केस स्टडी है, पढ़िएगा कभी। डायनामो डीबी इटसेल्फ जो है ना, बड़ी मजे का चीज़ है कि डायनामो डीबी सिंगल डिजिट लेटेंसी देता है, सिंगल डिजिट मिली सेकेंड, विच इज़ के भाई 0 to 9 सेकेंड की मिली सेकेंड की लेटेंसी है उसकी रीड की, ठीक है। राइट उसकी इवेंचुअल कंसिस्टेंट है। अब उन्होंने उस चीज़ को कैसे डिफाइन किया होगा, वैसे वैसे मुझे ये डायनामो का देखना चाहिए कि क्या वाकई में वो सिंगल डिजिट लेटेंसी वो 99% है कि नहीं, लेकिन अभी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 99 होगी। तो उस केस में मतलब ये है कि भाई आपकी जो मतलब 100 में से एक रिक्वेस्ट जो है, अगर हम ये 99% वाले फॉर्मूला पे चलें, तो 100 में से एक रिक्वेस्ट जो है वो 9 मिली सेकेंड की होगी, बाकी सारी उससे कम होंगी, ठीक है, या 10 मिली सेकेंड की होगी, बाकी सारी उससे कम होंगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब मुझे परफॉर्मेंस का या रिस्पॉन्स टाइम का एक्चुअल में पता चल गया कि यार ये मतलब सीन चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज डायनामो डीबी लेटेंसी given by AWS
इसको भी मैं जूम कर दूं ताकि आप लोगों को नज़र आए। बाय AWS इन परसेंटाइल। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी। अच्छा, DynamoDB SLA वही एग्रीमेंट अवेलेबिलिटी अप टाइम है 99.99 स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है। ठीक है। और इसमें हम रिस्पॉन्स टाइम मैंने इसको कहा है। ठीक है, ये देखो सिंगल डिजिट लेटेंसी को बता रहा है 1 से 9 मिली सेकेंड। ठीक है, 10 to मिली सेकेंड कॉमन रियल वर्ल्ड एवरेज। ठीक है, अचीवेबल। और हाँ, 1 to 9 मिली सेकेंड। what is the percentile of response time uh, given by AWS? Let's see क्या कहता है ये। P99 निकलेगा। नहीं, वो कह रहा है कि सो इट्स एवरेज मीन नॉट पे। हाँ ठीक है, इन्होंने वही है। ठीक है, सिंगल डिजिट लेटेंसी में उन्होंने एवरेज वाली कहानी रखी हुई है। सो विदाउट ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स P99 इज ऑफन अराउंड 9 to 10 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई अगर आप ऑप्टिमाइज ना करें तो इसका मतलब वही है ना कि अगर आप एवरेज दे रहा है वो ये, तो P99 टेक्निकली 9 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगा क्योंकि वो सिंगल डिजिट लेटेंसी को वो कर रहे हैं ना। ठीक है। तो वो 10 मिली सेकेंड और हायर। तो इसका मतलब यही है कि भैया आपकी 99% ऑफ द रिक्वेस्ट जो है वो होगी P50, वो उसने दिया है सिंगल डिजिट लेटेंसी। ठीक है, अब ये कितनी मज़े की चीज़ है। तो अब बताने का मकसद ये है कि ये मतलब ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे थोड़ी सी वो आइडिया हो रहा होगा कि भाई मतलब आपने जब डाटा सिस्टम्स को बिल्ड करना है तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई किस तरह से मतलब रिस्पॉन्स टाइम मेजर करना है जी। ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे वो जो उसने पिछली बात की है कि पहले नंबर पे यूज़ केस आपका जो बहुत मैटर करता है। ठीक है, कि भाई अगर लेट सपोज आपका एक सिस्टम है जो कि जैसे ड्राइव है। ठीक है, ड्राइव में आपने फाइल्स अपलोड करनी है, उसके लिए रिस्पॉन्स टाइम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना ज़्यादा फाइल अपलोड टाइम इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। इसी तरह से मतलब ये जैसे डेटाबेसेस वगैरह हैं इनके लिए रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रिस्पॉन्स टाइम को मेजर करने का हमने ये नया तरीका दिखा है। ठीक है। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग चीज़। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। Percentiles in practice. High percentiles become especially important in backend services that are called multiple times as part of serving a single end user request. Even if you make the calls in parallel, the end user request still needs to wait for the slowest of the parallel calls to complete. It's just one call, one slow call to make the entire हाँ ठीक है। चलो ये नोट ट्रीटेड है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे उसने बताया होगा कि लेट सपोज आपकी एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, जब बैकएंड में परसेंटाइल्स की बात आएगी ना, तो वहाँ पे हम ये बात करेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है। ठीक है। तो अगर लेट सपोज कि एक माइक्रो सर्विसेज है आपके पास और ये फ्रंट यूज़र जो है वो एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है और आप मल्टीपल सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब उस टाइम पे जो यूज़र के लिए मैटर करता है वो हम इनका एवरेज नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये जो सबसे स्लोएस्ट है उसका रिस्पॉन्स नहीं ना आएगा बाकी सारी वेट कर रही होंगी। ठीक है। तो इसकी आप एग्जांपल इस तरह से लेंगे कि ये सारी पैरेलल कोई एपीआई कॉल्स थी, उनमें करना था कुछ, ये इस बैकएंड से लेना था कुछ, इस सर्विस से लेना था, वो सारा लेके एंड पे यूजर को रिटर्न करता। लेट्स सपोज एडमिन डैशबोर्ड है, वहाँ पे हम एनालिटिक्स निकाल रहे हैं, उसको यूजर्स भी शो कराने, ऑर्डर्स भी शो कराने, वो सारी चीज़ें शो करानी। ठीक है। तो अब उस केस में जो परसेंटाइल है वो ये वाला नहीं होगा कि आप एवरेज ले लें या P99 ले लें। ठीक है, क्योंकि उस केस में अब यूज़र के लिए मैटर करता है कि भी उसको रिस्पॉन्स कम मिला, तो उसके लिए आपकी लेटेंसी वो ये ही वाली होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है। ठीक है। तो ये
अच्छा, अब आ जाता है अप्रोचेस फॉर कॉपिंग द लोड। ठीक है, कॉपिंग ये वो तो कॉपी कॉपी पेस्ट वाला कॉपिंग नहीं है, मतलब हैंडल वाला कॉपी है, कॉपिंग है। Now that we discussed the parameters of describing load and metrics of measuring performance, we can start discussing the scalability in earnest. अब एक्चुअल में वो कह रहा है कि स्केलेबिलिटी स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये यही खूबसूरत बात है कि भाई स्केलेबिलिटी उसने एक्सप्लेन की है। ठीक है, सिंपलेस्ट सोल्यूशन वुड बी कि भाई आर्टिकल अगर आप कोई पढ़ेंगे तो उसमें वो सिंपली लिखा होगा कि भाई ये स्केलेबिलिटी है, आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें अब उसने आपको बुक की यही खूबसूरती है कि उसमें वो आपने आपको उसने गहराई तक जाके समझाया कि पहले समझो लोड क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है। ठीक है, अब लोड के टॉप पे वो बिल्ड करेगा कि भाई स्केलेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, हाउ डू वी मेंटेन गुड परफॉर्मेंस इवन व्हेन आवर लोड पैरामीटर्स इंक्रीज्ड बाय सम अमाउंट। एन आर्किटेक्चर दैट इज appropriate for one level of load is unlikely to cope with 10 times of that load. If you are working on fast growing service, it is through therefore likely that you will need to rethink your architecture on every order of magnitude load increase। ठीक है, ये वही है कि 10 यूजर्स, उसके बाद 1000, उसके बाद 10 लाख, 1 मिलियन, वो सारी 1 मिलियन 10 लाख सेम ही होती हैं। ठीक है, 10 मिलियन एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब भी मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लोड का, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें हम नंबर ऑफ यूजर्स वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया है कि वो डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी यूज केस, क्योंकि लोड को हमने डिफाइन कर दिया कि वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मैटर करता है। People often talk of a dichotomy between scaling up एंड स्केलिंग आउट। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि भाई आपको वर्टिकल स्केलिंग करनी चाहिए या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, सिंपलेस्ट एग्जांपल कि भाई आप क्या नाम है, एक सिस्टम है। ठीक है, उसके रिसोर्सेज बढ़ाते जाएं, पहले वो 2 GB रैम थी, 4 कर दें, 8 कर दें। ठीक है, SSD उसकी मतलब स्टोरेज जो है वो 128 थी, 512 कर दें। हम जो अपने लैपटॉप्स की कर रहे होते हैं वो वर्टिकल स्केलिंग होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करें, मल्टीपल मशीन्स लगा दें। ठीक है, पहले 2 GB की रैम वाला एक था, अब आपने दो 2 GB के 3 लगा दी। ठीक है, उसके आगे एक लोड बैलेंसर होगा या फिर वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी जो कि मैनेज करी होगी कि कहाँ पे भी सिस्टम को भेजना है। ठीक है, कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है और कैसे हैंडल करना है वो सारी चीज़ों को, तो वो एक है। अब ये कह रहा है कि ये एक डायकॉटमी, क्योंकि अब स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जब भी स्केलेबिलिटी आएगी तो उसमें लोड को डिवाइड करने के लिए, स्केल करने के लिए दो ऑप्शन ये वाली आ जाती है। तो वो कह रहा है कि इसमें जो है हमेशा ना लोगों के दरमियान बड़ी वो रहती है। ठीक है, multiple machines is also known as shared nothing architecture. A system that can run on a single machine is often simpler, but high-end machines can become very expensive. So very intense workload often can't avoid scaling out. In reality, good architecture usually involve a pragmatic mixture of approaches. For example, using several fairly powerful machines can be सिंपलर एंड चीपर देन द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वर्चुअल मशीन। जो भी मैं एग्जांपल दे रहा था कि भाई 4 GB और 6 GB की या 6 GB रैम वाली एक मशीन वर्सेस 2 GB वाली 3 मशीन्स। ठीक है, आपको लगता है कि वो मतलब बेहतर होंगी, लेकिन रिलेटिवली वो सिंपलर टू मैनेज है 6 GB वाली। ठीक है, और ये मैंने कहीं पे रिसेंटली पढ़ा भी था कि वर्टिकल स्केलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको वो किया जाता है, क्या उसे कहते हैं, अंडर, क्या वर्ड है भूल गया हूँ मैं, बट या बेसिकली या अंडरमाइन, या सो बेसिकली वर्टिकल स्केलिंग से भी बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें निकल सकती हैं एंड यू कैन गो विदाउट। अब जैसे एग्जांपल है, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल देखा था, केस स्टडी पढ़ा था कि गेटहब का जो डेटाबेस था वो अभी तक, आज से 1-2 साल पहले तक, वो सारे का सारा सिंगल नोड पे चल रहा था पोस्टग्रेस की। ठीक है, और वो उन्होंने वर्टिकल ही स्केल किया हुआ था उसको। ठीक है, शार्डेड नहीं था वो। अब आप इमेजिन करें कि गिटहब इतना बड़ा डीबी, मतलब इस लेवल पे कि वो एक ही पे चल रहा था। ठीक है, तो पॉइंट ये बताने का मकसद ये है कि वर्टिकल स्केलिंग को बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंसीडर किया जाता है कि भाई मतलब थोड़ा सा भी आपका लोड बढ़ा है तो अब आप हॉरिजेंटल स्केलिंग पे चले जाएं, लेकिन उसकी हॉरिजेंटल स्केलिंग पे जाने की कॉस्ट है, और वो कॉस्ट यही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स अपने मसले लेके आता है। ठीक है, लेकिन वर्टिकल स्केलिंग एक गुड इनफ अमाउंट तक इजीली जो है वो हैंडल कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अब उसमें सम systems are elastic, meaning that they can automatically add computing resources when they detect the load or increase, whereas the some system are scaled manually। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं कि कुछ में इलास्टिक होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली ऐड करेंगे। इसकी एग्जांपल वही है, आप अगर वो सर्वलेस आर्किटेक्चर्स का पता है आपको, तो उसमें अंडर द हुड जो है वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, आपने सिर्फ उसी पे जो है वो करना है उसको सेटअप। Elastic system can be useful if load is highly unpredictable, ठीक है, but manually scaled systems are simpler and may have fewer operational surprises, ठीक है। तो अगर तो आपका कंसिस्टेंट लोड है, तो फिर मतलब जो खुद से मैनेज्ड हैं वो सिस्टम्स हैं, वो मतलब जैसे EC2 मशीन्स वगैरह हैं, तो वो बहुत ईजी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सिस्टम है कि किसी भी टाइम पे को बहुत ज़्यादा आ सकती है, लोड आ सकता है, तो उस टाइम पे फिर आप ये मतलब जो डायनामिकली मैनेज्ड हैं सिस्टम्स उनको कर सकते हैं यूज़। ठीक है जी। प्रॉब्लम में बी दी वॉल्यूम ऑफ द रीड्स। अब ये क्विकली देख लेते हैं इस पैराग्राफ में, उसने कुछ मजे की चीज़ कही होगी। द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम दैट ऑपरेट एट लार्ज स्केल इज यूजुअली हाईली स्पेसिफिक टू द एप्लीकेशन, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग एज जेनेरिक वन साइज फिट्स ऑल स्केलेबल आर्किटेक्चर, इनफॉर्मली नोन एज मैजिक स्केलिंग सॉस, ठीक है। तो ये वही हमने बात की थी कि भाई जो अभी कल मैं कुछ जूनियर्स के साथ बैठा हुआ था, वो बात कर रहे थे, तो उसमें से वो मुझे कह रहा था कि मैंने डीप जाना इंजीनियरिंग में डेटाबेस स्कीमा में, ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन में, ठीक है। तो मैं उससे कह रहा था कि यार डेटाबेस डिज़ाइन इटसेल्फ कोई वो चीज़ नहीं है, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपके बिजनेस यूज़ केस पे और कौन सा डेटाबेस आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मतलब इन चीज़ों पे मास्टर करना चाहिए कि डिफरेंट यूज केसेस को किस तरह से कैटर करते हैं और डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ कैसे उनको मैप करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बिजनेस यूज केस चेंज होगा तब भी स्कीमा चेंज होगा। अगर आपका डेटाबेस अंडरलाइन जो है वो चेंज होगा, एसक्यूएल से नो एसक्यूएल पे जाते हैं, या इवन के नो एसक्यूएल के अंदर या एसक्यूएल के अंदर आप डिफरेंट यूज करते हैं ना, तो उसमें भी कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो वो इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे है कि भाई वन साइज फिट ऑल वाला कोई स्केलेबल आर्किटेक्चर नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा डिपेंड करेगा यूज केस पे, एप्लीकेशन पे, ठीक है। अभी हमने पीछे एग्जांपल देखी है, ट्विटर वाली बहुत मजे की एग्जांपल थी कि आपने ये देखना है कि व्हाट आर यू ऑप्टिमाइजिंग फॉर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है हमेशा कि जब भी ये सिस्टम अच्छा डिजाइन कर रहे हैं कि व्हाट आर वी ऑप्टिमाइजिंग फॉर। डेटाबेस चूज करते हुए भी यही क्वेश्चन होता है, व्हाट आर वी ऑप्टिमाइजिंग फॉर, आइदर आर दीज आर रीड्स, आइदर दीज आर राइट्स, ठीक है, और एनालिटिक्स, और व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इट इज। तो ये चीज़ है। द प्रॉब्लम मे बी द वॉल्यूम ऑफ रीड्स, द वॉल्यूम ऑफ राइट्स, द वॉल्यूम ऑफ डाटा स्टोर, the complexity of data, the response time requirement, the access pattern, or usually some mixture of all three these plus many more issues, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपने ये देखना है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वही कि भाई राइट्स के वॉल्यूम कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे रीड के ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है ज़्यादा। रिस्पॉन्स टाइम हमने देख लिया, एक्सेस पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डायनामो डीबी की जैसे मैंने बात की है, डायनामो डीबी जो है उसका जो भी डिज़ाइन होता है वो प्योरली एक्सेस पैटर्न ड्रिवन होता है, क्योंकि उसमें कीज बेस रिसर्च होती है। उसका जो स्कैन है ना वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। डायनामो डीबी चार्ज करता है आपको उसकी बेस पे पर रीड यूनिट, ठीक है। ये एक लंबी कहानी है, बट बताने का मकसद ये है कि ये भी इट सेल्फ एक चीज़ है कि अगर आपको एक्सेस पैटर्न्स अपने क्लियर कट है ना, ठीक है, या फिर अगर आपको पता है कि थोड़े बहुत चेंज भी होंगे तो क्लियर कट होंगे, तो आप इंडेक्सेस ग्लोबल और लोकल बना के और उसी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मतलब बेहतरीन डायनामोडीबी वर्क्स। लेकिन अगर आपने उस पर एनालिटिक्स लगानी है तो फिर डायनामो नहीं काम करेगा, फिर आपको उसको मतलब अभी हम लोग भी जो है वो यही कर रहे हैं कि भाई डायनेमो में स्टोर है, उसके बाद आपकी ETL पाइपलाइंस होती हैं, फिर वो एसक्यूएल में जाता है डाटा, वहाँ से फिर एनालिटिक्स वाला सारा मामला चल रहा होता है, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल उसने दी है, दैट इज अ सिस्टम दैट इज डिजाइन टू हैंडल 100K रिक्वेस्ट पर सेकंड, ईच 1 KB इन साइज, लुक्स वेरी डिफरेंट, looks very different from a system that is designed for 3 requests per minute each 2 GB in size। ये मैं वही जो बात कर रहा था, ठीक है, कि भाई आपने देखना कि ऑप्टिमाइज किसके लिए कर रहे हैं। अब ये वो ड्राइव वाली एग्जांपल आ जाएगी। इवन दो द टू सिस्टम्स हैव द सेम डाटा थ्रूपुट, ठीक है, लेकिन स्टिल जो है इनका जो डिजाइन है वो डिफरेंट होगा। An architecture that scales well for a particular application is built around assumptions of which operations will be common and which will be rare, the load parameters,
If those assumptions turn out to be wrong, the genuine effort for scaling is at best wasted. ठीक है, and at worst counterproductive. In an early stage startup or an unproven products, it's really more important to be able to iterate quickly on product features than it is to scale to some hypothetical feature load. ठीक है, तो ये वही चीज़ है. इवन दो दे आर स्पेसिफिक टू सम पार्टिकुलर एप्लीकेशन, स्केलेबल आर्किटेक्चर्स आर नेवरदीलेस यूजुअली built for from general purpose building blocks arranged in familiar pattern. In this book we discussed those building blocks. So अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैंने पहले भी ये स्टार्टअप वाला जो है वो रेज किया था. ठीक है, कि आपने हर एक चीज़ जो है ना उसको आपने स्केलेबल पर्सपेक्टिव से नहीं देखना होता. ठीक है, आपने बाकी सारी चीज़ों को भी कंसीडर करना होता है कि यार ये वाली चीज़ चलेगी भी कि नहीं चलेगी. अब जैसे वही बात कर रहा था कि लवेबल जैसे है, ठीक है, वो सर इन तीनों चीज़ों को स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी को कंसीडर नहीं करता. ठीक है, लेकिन वो उसका पर्पस भी नहीं है ना. ठीक है, लवेबल से बनाई हुई प्रोडक्ट्स अगर वो वेरीफाई कर रही है प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है, तो या जितनी भी वाइब कोडेड प्रोडक्ट्स अगर वो वेरीफाई कर रही हैं तो दैट इज़ गुड इनफ. ठीक है, जब वो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद यूजर्स आने लग जाएंगे, फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप होगा. ठीक है, तो इसी तरह भी हम लोगों ने रिसेंटली एक माइग्रेशन की है. पहले हमारा सिस्टम डायनामो में था, अभी हमने उसको आरडीएस पे मूव किया है. ठीक है, रीज़न क्या बनी कि डायनामो को फुली स्क्वीज कर लिया. मतलब अब इस मुझे वो पूछ रहा था एक कल रात ही लड़का, कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया अब हमने माइग्रेट करना है. ठीक है, अब ये माइग्रेशन वैसे वो डेटाबेस की माइग्रेशन का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आप स्केलेबिलिटी में भी स्टेप बाय स्टेप अगर देखें ना, तो उसमें भी आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने स्केल करना है. ठीक है, तो उसमें मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ना बिजनेस रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है. ठीक है, वो खुद बताती है. अब जैसे वो जो आरडीएस वाला डिसीजन था वो प्योरली डिपेंडेंट था कि भाई अब बिजनेस रिक्वायरमेंट जो आ रही थी ना उसको केटर करने के लिए डायनामोडीबी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं अब इससे आगे नहीं मैं जा सकता. और उसकी बेहतरीन एग्जांपल मैंने ही खुद ही देखी थी कि वो इस तरह से था कि फर्स्टली वी थॉट कि डायनामो डीबी के स्कीमा का मसला है. ठीक है, स्टार्ट में स्कीमा सही डिज़ाइन नहीं हुआ था क्योंकि डायनामो डीबी प्योरली एक्सेस पैटर्न बेस्ड है. तो हम एक नया टेबल बना के उसके अंदर नया स्कीमा डिज़ाइन करते हैं. वो नई डायनामो डीबी के अंदर ही नए स्कीमा के साथ माइग्रेशन स्टार्ट की. और विद इन दैट, ठीक है, मिड वे वी फाउंड आउट कि ये भी नहीं चल सकती. ठीक है, हमें किसी रिलेशनल डेटाबेस की तरफ जाना पड़ेगा. रीज़न क्या थी कि रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा एडहॉक आ रही थी जिनमें मल्टीपल जो है ना वो डिफरेंट सिस्टम स्केल कर रहा था और डिफरेंट लेवल की रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, मल्टीपल फीचर्स आ रहे थे, तो इसलिए डायनामो उस तरह से काम नहीं किया. तो ये पॉइंट है कि बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको जो है ना वो इवेंचुअली बताएगी कि भाई कैसे स्केल करना है. ठीक है, शान भाई इसमें आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड. हम्म. हम्म.
हम्म। लोकल लोकल इंडेक्स, LSI। यस यस यस। यस यस। यस यस। हम्म। 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 यस। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट, ये लास्ट टॉपिक है मेंटेनेबिलिटी का, इस पे मूव करते हैं। It is well known that majority of the core software is not in its initial development, but its ongoing maintenance, fixing bugs, keeping its system operational, investigating failures, adapting it. अब ये basically maintainability की बात हो रही है सिस्टम की, after it is like live or something। ठीक है। और मेजरली ना इसको नहीं कंसिडर किया जाता। इसको ये समझते हैं कि बस एक दफ़ा बन गया तो उसके बाद क्या ही मेंटेनेबिलिटी करनी होगी उसकी। ठीक है। Unfortunately, many people working on software system dislike maintenance of so-called legacy systems. Perhaps it involves fixing other people's mistake. ठीक है। So with platforms that are now outdated or systems that have forced to do things they were intended to, every legacy system is compliant in its own way. So it's difficult to give general recommendation for dealing with it। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये मुझे लेगेसी सिस्टम्स की सबसे मजे की बात ये है कि अभी तक जो है ना वो ईए यहाँ तक नहीं पहुंची। ठीक है। सो आई सी दस के भी एक्चुअल जो इसकी मैं कल एग्जांपल भी दे रहा था कि आई आई वर्कड ऑन एन एप्पल पे ऑटो रीन्यू इंटीग्रेशन। ठीक है। अब एक्चुअल में उस ऑटो रीन्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर्स ऐड करने थे। ठीक है। इन दी रिक्वेस्ट, कि भाई ये रिक्वेस्ट जो है इसका कार्ड सेव कर लो, आइंदा जो है ना इसका ऑटो रीन्यू कर लेना। ठीक है। लेकिन चूंकि वो लेगेसी सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना था,
तो वो 2 हफ्ते की उसकी कॉस्ट, मतलब जो डेडलाइन थी वो 2.5 महीने पे चलेगी। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि उसमें इतने ज़्यादा कंपोनेंट साथ कनेक्टेड थे कि इवेंचुअली इवन मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा था, उसमें फिर मल्टीपल गेटवेज थी, उनको देखना था। ठीक है, मतलब बहुत ही लंबा चक्कर था। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको बड़ा किया जाता है कंसीडर कि भाई ये कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक यही मेजर इशू है कि भाई जहाँ पे कहते हैं कि इसीलिए तो कहते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग कोड इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट देन राइटिंग वन, क्योंकि अगर किसी का लिखा हुआ कोड आप समझ सकते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई उसमें हेल्प कर देती है, लेकिन स्टिल उसके जो गैप्स हैं ना वो बड़े इजीली मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें वही बात कर रहा है कि मतलब स्केलेबल सिस्टम्स बिल्ड करते हुए उनकी मेंटेनेबिलिटी को जहन में रखना चाहिए, जिसमें ऑपरेटेबिलिटी है, मेक इट इजी फॉर ऑपरेशंस टीम्स टू कीप द सिस्टम रनिंग स्मूथली। सिंप्लिसिटी है, मेक इट इजी फॉर न्यू बिग इंजीनियर्स, ये वो बात हो रही है, टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बाय रिमूविंग सच एज कम्प्लेक्सिटी एज पॉसिबल फ्रॉम द सिस्टम। एवॉल्वेबिलिटी के भी आपने उसके अंदर इंजीनियर्स को चेंजेस में करने के लिए फ्यूचर में, ठीक है, इजीली इवॉल्व हो जाए। ठीक है, अडॉप्टिंग it for the unanticipated use cases and requirement change। ठीक है, extensible, modifiable and plasticity। ठीक है, ऑपरेटेबल, अब वो इन सारी चीज़ों को वन बाय वन जो है ना वो करेगा। मेकिंग लाइफ इजी फॉर ऑपरेशन टीम में डिफरेंट लोग आ जाते हैं, लेकिन जिसमें डेवऑप्स वाले हैं, सिक्योरिटी गाइस हैं। ठीक है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि जो हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं सिस्टम की, उनके लिए अगर कोई मसला आता है तो उसको ट्रैक करना जो है वो आसान हो कि कहाँ से इशू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास, ठीक है, गुड ऑपरेटेबिलिटी मीन्स मेकिंग रूटीन टास्क इजी, allowing the operation teams to focus on their effort on high value activities। Data systems can do various things to make routine task easy। ठीक है, providing visibility, providing good support for automation and integration standard tools, providing dependency on individual machines, providing good documentation and easy to understand operation model। ठीक है, if I do X and Y will happen। ठीक है, वही चीज़ सिंप्लिसिटी में कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए ये है कि भाई वही किस प्रिंसिपल की पिट सिंपल स्टूपिड वाला, कि भैया आपने उसको इजी रखना है ज़्यादा। इसमें माइक्रो सर्विसेज को बहुत ज़्यादा बैश किया जाता है कि आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये मतलब दो पार्टीज हैं जो कहती हैं कि भाई बहुत ज़रूरी है और बहुत नहीं है, तो उसमें यही है कि अगर आपको माइक्रो सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है तो आपको बनाने की क्या ही माइक्रो सर्विस पे करने की ज़रूरत है। और इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली उसमें बहुत ज़्यादा मसला होगा। आई रिमेंबर वन ऑफ माई कोलीग्स किसी क्लाइंट का काम कर रहे थे और मतलब उन्होंने उसके अंदर काफका लगाई हुई थी, और वो इटसेल्फ इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि वो बगैर उनके किसी को भी हैंड ओवर नहीं किया जा सकता। और उसमें से वो कह रहा था कि एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, वो जो काफका के इवेंट्स जहाँ से पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है, वहां से सिर्फ एक इवेंट को अगर पब्लिश करना बंद कर देना सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो इटसेल्फ और उसको डीबग करना क्या था बहुत मुश्किल है। तो ये वाला पॉइंट है कि इतना ज़्यादा आपने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बट उनके यूज़ के लिए मैटर करता है। बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि भाई इतना ज़्यादा भी आपने उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर देना कि बाद में उसको मेंटेन करना ही जो है वो मुश्किल हो जाए। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स फॉर वी हैव फॉर रिमूविंग एक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्सिटी इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, a good abstraction can hide great deal of implementation detail behind a clean, simple to understand facade। A good abstraction can also be used for a wide range of different applications। Not only is this to reuse more efficient than re-implementing simpler things multiple times। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहा है कि भाई ये अच्छा मेंटेनेबल कोड के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि आप बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट कर लें सिंपल टू अंडरस्टैंड फसाड्स में। ठीक है, इसमें वही आपके पास डिफरेंट आर्किटेक्चर पैटर्न्स आ जाते हैं, लाइक फैक्ट्री पैटर्न है और रिपोजिटरीज हैं और ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास इवॉल्वेबिलिटी है, ये भी वही चीज़ है कि भी चेंजेस इजी हों, इजीली इवॉल्व कर सके सिस्टम अकॉर्डिंग टू द न्यू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, इसमें बस इजी हाई लेवल आइडिया ही है। ठीक है, ये समरी एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो उसमें वही चीज़ें उसने बताई हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं। मैं चाह रहा था दूसरे चैप्टर में जाएं, लेकिन आई वी हैव कवर्ड इनफ अभी के लिए, फिर हम यहीं पे रखते हैं। एंड everyone give your feedback। ठीक है, as we discussed in the start कि there were two ways we can go with this। ठीक है, आज हमने एक को करके देख लिया which is के I read it already।
and I shared it with you guys like व्हाट आई अंडरस्टूड ऑलरेडी। ठीक है, मैंने रिसर्च की हुई थी पहले, इसको पढ़ा हुआ था। ठीक है, दूसरा इसका मेथड ये है कि हम लोग इकट्ठे पढ़ें और आप लोग साथ में ही देखें कि भाई किस तरह से मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों हम कर ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन इस मेथड के रिलेटेड आप लोग जितने भी हैं, आई वुड अप्रिशिएट एवरीवन सेंडिंग मी अ डीएम। ठीक है, जिसमें आप सिंपली बताएं कि आपके अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ जो है वो पैटर्न ठीक था, मतलब ये वाला पैटर्न पूरे इस रीडिंग सेशन में ये वाली चीज़ बेनिफिशियल थी और ये वाली चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, सो दैट वी नो, क्योंकि एक नया स्टाइल है। ठीक है, इसमें अगर इसको देखने का एक तरीकाकार ये है कि बस टीचर आया स्लाइड्स पढ़ के चला गया, ठीक है, एक वो वाला पैटर्न भी हो सकता है, और दूसरा वो सेशन स्टाइल भी हो सकता है। तो जस्ट फाइंडिंग आउट द राइट स्वीट स्पॉट कि क्या इसमें से जो है ना वो हम निकाल सकते हैं। तो ऑल ऑफ यू गाइस गिव योर फीडबैक, हाउ वाज इट। नोट्स पे अगर मैं देखूंगा तो ये रिलायबिलिटी वाली चीज़ मैंने डाली थी, बाद में मैंने उसको डिस्कवर कर लिया था कि वहाँ पे मैं हाईलाइटिंग कर सकता हूँ, तो फिर मैंने नहीं ऐड किया था। एक्चुअल नोट्स ये मैंने इसके चैप्टर 2 के बहुत मज़े के बनाए हैं, ये अभी हम अगले वीक करेंगे, जिसमें वो डीबीज किए हैं, तो मैंने उसके ना साइड रिसर्च की हुई है। ठीक है, साइड रिसर्च, अनइंडेक्स्ड सर्च वर्किंग इन डिफरेंट डीपीज। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल इश्यूज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, कि भाई मसला क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा सुनने को मिलता है कि भाई रिलेशनल डेटाबेस में माइग्रेशन एक मसला है, लेकिन मेरे जहन में ये क्वेश्चन था कि भाई माइग्रेशन कैसे मसला है। ठीक है, तो वो है इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर मैं डेटाबेसेस को डिफरेंट देखने लग गया था, फिर ये गूगल स्पैनर को पढ़ा, ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली किए हुए हैं। तो ये इसको फिर मैं साथ के साथ आपको शेयर करूंगा कि अभी इसमें क्या क्या चीज़ें थी इंटरेस्टिंग, और फिर वो मतलब जैसे ही पढ़ेंगे चैप्टर्स तो उसमें आएंगी, तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट इसको देखते हैं। मेरी स्क्रीन बहुत छोटी हो गई है, बट या ऑल गुड। ओके, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, कूल।